बोलो, भारत माता की। क्या बात है, आवाज कम आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। जन जन की सरकार आपके द्वार आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका संबोधन आप सब लोगों ने सुना, उधम सिंह नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया, इनको रामू भैया के नाम से सब जानते हैं ना। हमारे अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे श्री रणजीत सिंह नामधारी जी, श्री किशन सिंह किन्ना जी, ये यहाँ से लंबे समय तक जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। हमारे नानकमता विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे युवा नेता श्री रविंद्र राणा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल तब्बू जी, सागर सिंह धामी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रेम सिंह टुन्ना जी, चेयरमैन नानकमता, और हमारे पीछे हमारे बैठे हुए सभी ग्राम प्रधानगण, यहाँ के ग्राम प्रधान जिन्होंने और उनके साथियों ने मेरा स्वागत किया, ऐसे हमारे सभी युवा क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया जी और एसएसपी श्री अजय गणपति जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार यहाँ पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री देवेश सासनी जी और सभी उपस्थित, हमारे मनोज भैया क्या कर रहे हैं उधर, मनोज शाही जी, मल्ली साहब, और पंतनगर से आई हुई हमारे प्रोफेसरों की एक टीम वैज्ञानिकों की, डॉक्टर अजय और उनके साथ आए हुए सभी साथीगण, सभी विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और मेरे सामने बड़ी संख्या में, मैं कहूं कि 80% इस कार्यक्रम में हमारी बहनें आई हुई हैं, मेरी माताएं आई हुई हैं, मातृशक्ति आई है। जरा एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजा दीजिए। और मेरे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, नौजवान भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी भाई, सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी धूप में यहां आए हैं, और आज जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सच में मुझे भी आज बहुत दिनों के बाद एक ही कार्यक्रम में आज प्रातःकाल से ही, पहले वहां हमारे रामाधार जी के घर पर गांव में जाने का, वहां भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी माताओं ने, बहनों ने यहां पहुंचने पर भी आज तिलक लगाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उन सबको अपना नमन करता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और सच में आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा बहुत प्रतीक्षा मुझे रहती है, और जो अपनापन आप लोग देते हैं, जो अपनत्व देते हैं, उससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे नई ताकत यहां से मिलती है, और ये मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और खटीमा की इस पावन माटी का मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है, और आपका यही आशीर्वाद है कि मुझे दिन रात आपकी और प्रदेश की सेवा करने का
सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे, आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है। और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे, लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें हर गरीब को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, हर माता बहन को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता की गई है। हर किसान हो, मजदूर हो या गरीबी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में सोच समझकर हर एक योजना को सरकार ने जनता को समर्पित किया है। और 2014 से पहले अगर हम देखते हैं, मोदी जी की सरकार आने से पहले आपको पता है देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, बड़े बड़े घपले हो रहे थे, और पूरे विश्व के मंचों पर भारत की जो वैश्विक ताकत है वो नगण्य हो गई थी। भारत की पहचान बन गई थी कि भारत दुनिया का एक दब्बू देश है, भारत एक पिछलग्गू देश है। एक ऐसा देश, एक ऐसे देश के रूप में हमारी पहचान बन गई थी कि हम विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, अपने हितों के लिए लड़ भी नहीं पाते थे, अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाती है, बल्कि ये सरकार कड़े फैसले लेकर देश के सदियों पुराने घावों को भरने का काम करती है, हर जरूरतमंद को सहायता करने का काम करती है। भाइयों बहनों, एक समय था जब विपक्ष की सरकारें होती थी तो बड़े बड़े नारे दिए जाते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भली भांति जानते हैं, गरीबी हटाने के नारे दिए जाते थे। क्यों ना साहब, गरीबी हटाने के नारे चलते थे ना, और ये खोखले वादे बेचते रहते थे। लेकिन उनके राज में गरीबी नहीं हटी, गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हटता चला गया, गरीब ही दबते चला गया। ये वो शासनकाल था जो 60 सालों तक देश के अंदर चला है, जबकि मोदी जी ने पिछले 12 सालों में 25 करोड़ देश की आबादी को, 25 करोड़ देश की आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। भाइयों बहनों, कहीं आयुष्मान योजना के तहत आज हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का ऋण, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रति
जो अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाया है। क्या ये योजना पहले नहीं आ सकती थी? 60 सालों में 70 सालों में ये योजना नहीं आई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही हर एक गरीब के लिए सुनिश्चित किया कि जिसको इलाज की आवश्यकता पड़ेगी उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा कराया जाएगा। भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में क्रांति आई। आज छोटे छोटे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले आज और बड़े से बड़े व्यापारियों को इस क्षेत्र में लाभ हुआ है। एक दौर था जब दिल्ली से 100 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास पहुंचते पहुंचते 10-15 पैसा ही बच जाता था। बीच में बिचौलिए कमीशन खा जाया करते थे, दलाल बीच में ही जो है मोटी रकम हड़प लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से इस बिचौलियों के इस चक्रव्यूह का अंत कर दिया, जिसके चलते आज 4 करोड़ 31 लाख करोड़ रुपए की गलत हाथों में और जाली खातों में जाने से सीधे पैसा बच गया। कांग्रेस के समय में किसानों की याद केवल चुनाव के समय में आती थी। आज जबकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक फाइल जिसको स्वीकृति दी उस पर दस्तखत किए। वो फाइल थी किसानों को किसान सम्मान निधि देने की फाइल। भाइयों बहनों, इससे पता लगता है कि मोदी जी के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इतना ही नहीं, आज 41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। 4 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान मिले हैं। 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बने हैं। 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मिले हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के हर हकदार को उसका अधिकार देने का काम कर रही है। चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, 2014 से पहले देश की जो सड़कें थी वो कछुआ की गति से चलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाई जा रही है। वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही है। चेनाब का गगनयन पुल हो या अटल टनल जैसी इंजीनियरिंग के चमत्कार हो, आज ये सब आधुनिक भारत के हस्ताक्षर हैं जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन का बाजार भारत बन चुका है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत आतंकवादियों को भी उन्हीं की भाषा में उनके घर में जवाब देता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, इसने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाएं अब अजेय हैं, उनको कोई पार नहीं कर सकता है। कोई भारत में गलत निगाह नहीं डाल सकता है। अगर कोई दुश्मन एक गोली हमारी तरफ चलाता है तो आज हमारे भारत की सेना उस गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। देश में आज नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है, विकास का सूरज उग रहा है। भाइयों बहनों, अब जब मैं इतनी सारी बातें अपने बगुलिया के लोगों के बीच में, अपने मेलाघाट के लोगों के बीच में, खाली महुवट के लोगों के बीच में, या मैं सिसैया के लोगों के बीच में, यहाँ आसपास के लोगों के बीच में जो हर क्षेत्र से यहाँ आए हैं, खटीमा क्षेत्र के अपने सीमांत क्षेत्र में इतनी सारी बातें कह रहा हूं, और ये बातें केवल बातें नहीं है, ये सारे प्रमाण हैं जो जो काम हुए हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, एक सवाल उठता है कि आखिर ये काम ये मोदी जी के कालखंड में हुए। क्या एक कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती थी
क्या उनके कालखंड में नहीं हो सकते थे? क्या हो सकते थे ना? नहीं हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बोलिए। अगर उनकी भी नीयत अच्छी होती तो हो सकते थे ना। अगर जनता की चिंता होती, गरीबों की चिंता होती, किसानों की चिंता होती, महिलाओं की चिंता होती, तो ये काम पहले भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं करे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्होंने दशकों तक देश पर शासन तो किया, लेकिन उनके शासन का मूल मंत्र था केवल और केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कुशासन। और विपक्ष के लिए सत्ता मलाई खाने का जरिया थी, एक वोट बैंक था। उन्हें देश के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस एक विशेष वर्ग को खुश करना था, जिनके उनको वोट लेने थे। और कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही कि अपना विकास और अपनों का विकास। और आज देश जब तरक्की कर रहा है तो विपक्ष बिखरे हुए, ये विपक्ष के पेट में आज दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें अब पूरी तरह से बंद हो रही है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से भी विशेष लगाव, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने केदारनाथ की पवित्र भूमि से कहा था कि यह 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड तरक्की के शिखर पर होगा, उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। हमारी गिनती भारतवर्ष के अग्रणी राज्यों में होगी। और उनके इन शब्दों ने, उनके इस कथन को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार भी देवभूमि के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, बल्कि फैसले लिए हैं और उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। हम आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, खेल परियोजनाएं, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे ऐसे अनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अनेक परियोजनाएं हैं, उनको विकसित करने की दिशा में सार्थक रूप से प्रयास कर रहे हैं। 30 से अधिक नीतियां बनाकर हमने अनेक प्रकार के निवेश को यहां आमंत्रित किया है। रोजगार के नए साधन, पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। साथ ही हम देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए भी, चाहे वो केदारखंड हो या मानसखंड हो, यहां के सारे मंदिरों का, सारे धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। आज प्रदेश में अनेक स्थानों पर, हमारे पड़ोस में, यहीं टनकपुर में मां शारदा के तट पर मां शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बड़ा एक कॉरिडोर बनाकर उसको हमारे खटीमा क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में 200 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित करने का काम हो रहा है। गुलजी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ पर यमुना पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। विवेकानंद कॉरिडोर बन रहा है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा था आज एक जनपद 2 योजना, इसके माध्यम से बहुत शानदार काम हो रहा है। अभी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने इतने अच्छे अच्छे बुनाई के काम किए हैं, इतने अच्छे अच्छे शॉल बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। और अभी ये जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी, मुझे इन्होंने बहुत शुभ माना जाता है, हमारी बहनों के द्वारा बनाया हुआ पंचमुखी हनुमान उन्होंने भेंट किए हैं। भाइयों बहनों, तो सच में हमारी बहनें भी आज इस क्षेत्र में एक नई कहानी आगे बढ़ा रही हैं, एक नया रास्ता बना रही हैं। और इनके ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से आज पूरी दुनिया के अंदर इसकी पहचान बढ़ रही है, वैश्विक क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी पहलों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। इसके अतिरिक्त आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र उस समय हमारी खिल्ली उड़ा रहे थे जब हम
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कर गए थे कि देश के सभी राज्यों में, देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबके लिए, देश में रहने वालों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। बाबा साहब के बनाए हुए प्रावधान को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जमीन पर, धरातल पर उतारने का, कानून लागू करने का काम किसी ने किया है तो देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। भाइयों बहनों, देवभूमि ने पूरे हिंदुस्तान को इसके लिए आज रास्ता दिखाने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसके साथ साथ हमने नकल का सख्त कानून बनाया है। जो पहले नकल माफिया हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। इसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में पूरे पारदर्शिता के साथ, बिना पर्ची, बिना खर्ची के, यानी कि बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सिफारिश के 35,000 से भी ज्यादा हमारे उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को सरकारी नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ देवभूमि के अंदर जो लोग यहां की डेमोग्राफी को खराब कर रहे थे, यहां के जनसंख्या का असंतुलन कर रहे थे, यहां की शांति बिगाड़ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया। आपने देखा होगा यही खटीमा में, यही नानकबता में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। इसके पीछे कौन कौन शक्तियां थी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहां का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने महाअभियान चलाया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब भ्रष्टाचार करने वाला कोई छोटा हो, बड़ा हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, अजगर हो या मगरमच्छ हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, इसकी भी हमने शुरुआत की है। भाइयों बहनों, ये सारे कड़े और ऐतिहासिक काम कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकते थे, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, ना नेतृत्व था, ना कोई नीति थी, ना उनकी क्षमता थी। कांग्रेस के समय में जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, अपनी चप्पल घिसनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें न न्याय मिलता था, न सम्मान मिलता था। परंतु आज वक्त बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है। आपकी ये डबल इंजन की सरकार आपके सेवक के रूप में काम कर रही है, आपके गांव-गांव पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है। आपने देखा होगा जहां इस प्रकार के कार्यक्रम हुए, बीच में हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से हर न्याय पंचायत तक जाने का काम किया है, हर जरूरतमंद तक पहुंचने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज आपकी हर समस्या का समाधान सीधे आपके घर पर, आपके सामने हो, इसके लिए हम खुद चलकर आपके पास आए हैं। खुद पूरी सरकार आई है, पूरा प्रशासन आया है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में बैठे हुए, उत्तराखंड के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। उसके जीवन को सुगम बनाना हमारे जीवन का ध्येय है। और भाइयों बहनों, जब खटीमा की अगर मैं बात करता हूं, खटीमा तो मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है। और वर्ष 2012 में मैंने यहां से अपना पहला चुनाव, उस चुनाव में मैं यहां से खड़ा हुआ था, तब मैंने खटीमा के समग्र विकास का संकल्प लिया था और मैंने स्वयं नारा लिखा था कि मेरा प्रयास खटीमा का समग्र विकास। भाइयों बहनों, ये मेरा केवल नारा नहीं था, ये मेरा संकल्प था। आज मुझे गर्व है कि आपका ये बेटा उस संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। आज खटीमा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। अनेकों काम खटीमा क्षेत्र में हुए हैं, चाहे
महाराणा प्रताप जी के नाम से बनना, हमारा ISBTO यहाँ का बस अड्डा हो, केंद्रीय विद्यालय खटीमा में बन चुका है, सैनिक कैंटीन खुल चुकी है, एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है, चकरपुर में वन चेतना स्टेडियम बना है, खटीमा में बाईपास बना है, प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला खटीमा में बनकर तैयार है। जल्दी ही लोकार्पण होने वाला है, यानी कि जल्दी ही वो गौशाला हमारी उसकी शुरुआत होने वाली है। और विकास खंड में अभी पिछले दिनों में आया था तो दीदी लाइब्रेरी खुली है, थारू इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी खुली है, और यहीं पर आज दीदी कैफे का भी शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे अनेक नवाचार की पहले यहां पर की जा रही हैं इस क्षेत्र में। हमारा जो सीमांत क्षेत्र है, अनेक लोगों ने मुझे बहुत सारी एप्लीकेशनें आज भी दी हैं, आज भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, बहुत सारे काम हमारे जनप्रतिनिधिगण मिलकर यहां पर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, या हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार मौर्य लगातार इस क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। अब हमारे अन्य लोग भी यहाँ उनके साथ के में आ गए। रामू जोशी जी खटीमा में नगर पालिका क्षेत्र में अनेक काम कर रहे हैं, जो पहले कभी काम नहीं हुए थे, उन कामों को कर रहे हैं। मंडी के माध्यम से श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी काफी योजनाएं यहाँ दे रहे हैं। नानक मता में हमारे टूरना जी बढ़ा रहे हैं, रंजीत नामधारी जी और हमारे किशन सिंह किन्ना जी अभी नए सरकार में इनको जिम्मेदारी मिली है, ये सब आपके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये रविंदर राणा जी, इनकी धर्मपत्नी सरिता राणा खटीमा की ब्लॉक प्रमुख है, ये भी इस क्षेत्र की चिंता करेंगे। ये खटीमा का समग्र विकास हो, ये हमारा संकल्प है। और भाइयों बहनों, अगर मैं विकास कार्यों की बात करूंगा तो उनके कार्यों की इतनी लंबी लिस्ट है, सभी कार्यों के बताने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में भी खटीमा के विकास के लिए कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं आने देंगे। खटीमा का विकास अनवरत रूप से चलता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प वही संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में खटीमा के मेरे आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, लगातार विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे कुछ मेधावी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके कर कमलों से उनको आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी कृतार्थ महसूस करेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित